टेक 7 एक्शन। अब मैं आता हूं कि बयानबाजी और तमाम चीजों को हटकर कि किस तरह से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी रहती है। इनकी स्ट्रेटेजी रहती है कि चुनाव के टाइम में केवल हवाई बातें करो, चुनाव को हिंदू मुसलमान पर पोलराइज करके चुनाव लड़ो, चुनाव के समय पर कन्हैया लाल की बात करो और उसके बाद एक एक महीने तक मंत्रिमंडल मत बनाओ। सही पकड़े हैं। आज 5000 लोगों को, कर्मचारियों को राजस्थान सरकार ने निकाल दिया। तमाम योजनाएं जो मोदी जी कहकर आए थे कि चलती रहेंगी वो बंद हो जाएंगी। लेकिन आप देखिए कि फिर वापस चुनाव आएगा, फिर वापस वही मुद्दे उसी तरह के आएंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हिंदू खतरे में हो गया और वो खतरे में हो गया। इनकी स्ट्रैटेजी कोई नहीं है। इससे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट कोई नहीं हो सकती है। अगर 2014 के भाषण मोदी जी और तमाम उनके प्रवक्ता स्वयं सुन लें, कौन कौन से वायदे कर आप आए थे, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख और काला धन और सबको जेल में डाल देंगे, टैक्स पेयर्स को पैसा मिलेगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, जितने वायदे किए थे समझ लीजिए कि वो उनमें से एक भी पूरा नहीं किया करेंगे ये लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2022 का सपना 2017 में दिखाया था कि 2022 में किसानों की आय डबल होगी, सबके घर के ऊपर छत हो जाएगी और पता नहीं कौन कौन से। अब 2047 के वायदे कर दिए हैं और करेंगे क्या कि चुनाव के समय पर तमाम कांग्रेस के लीडर्स को कोसने का काम करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? देश के ऊपर 4 गुना कर्जा हो जाएगा, अंकिता भंडारी के ऊपर किसी तरह के बयान आ जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल और केवल इनका जो स्ट्रैटेजी है, इनका जो प्लैंक है, वो दूसरों को बदनाम करो, दूसरे के धर्म को बदनाम करो, दूसरे की जाति को बदनाम करो, दूसरी पार्टियों को बदनाम करो, दूसरे प्रधानमंत्रियों को बदनाम करो। केवल इनका एक ये स्ट्रैटेजी है और उसमें पूरी तरह से ये लोग अपने पूरे तंत्र के साथ जिस तरह से भिड़ते हैं वो पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं। लाडली बहना योजना के इस बार के महीने के पैसे गए हैं कि नहीं, सुधांशु भाई बता दें मुझे। उसके ऊपर बड़ा वो था, 18.5 साल तक आप सरकार में रहेंगे, फिर राम मंदिर का पीछे पोस्टर लगाकर उस पर वोट मांगेंगे। हम तो फिर कहेंगे कि कन्हैया के हत्यारों को भी, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको सजा मिलनी चाहिए और लाल डायरी में क्या क्या लिखा था आज तक के माध्यम से देश को पता चलना चाहिए। क्योंकि चुनाव इन्हीं मुद्दों पर इन्होंने लड़ा और अंडरग्राउंड अपना जो काम करते हैं ये, वो पूरा देश जानता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लेकिन एनडीए वर्सेस इंडिया ही चुनाव नहीं है कि अंजना जी, केवल एनडीए वर्सेस इंडिया चुनाव रहेगा। चुनाव मुद्दों पर भी रहेगा। किस दल में कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं। एनडीए में तो कुछ है ही नहीं। एनडीए तो जिस तरह से 48 दलों के साथ 2014 में चला था, आज कहां है पता नहीं। जेडीयू हो, अकाली हो, शिवसेना हो, तमाम लोग छोड़कर चले गए। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव जो है वो मुद्दों पर लड़ा जाएगा। कितनी बेरोजगारी दूर हुई, देश के ऊपर कितना कर्जा बढ़ा, देश के अंदर कहां विकास हुआ, कितनी महंगाई कम हुई, कितना महिला अत्याचार कम हुआ, कितनी सीमाएं सुरक्षित रही, जम्मू कश्मीर में कितनी शांति आई, इन चीजों पर चुनाव होगा। देखिए मुझे लगता है कि रणनीति में परिवर्तन, स्ट्रेटेजी में परिवर्तन हमेशा से हर पार्टी में अपेक्षित होता है। मैं ये नहीं कहता कि एक ही मुद्दे के ऊपर तमाम वोट चली जाती हैं, लेकिन उस मुद्दे को मुद्दा बनाया जाता है। आपने भी देखा अभी 3-4 चुनाव में किस तरह से चुनाव में कौन कौन से मुद्दे थे और उसके बाद क्या हुआ फिर मुद्दों का। मुझे लगता है कि जो सुधांशु भाई ने तमाम आंकड़े दिए, मैं उन पर 1 मिनट लेना चाहूंगा। इनके तमाम प्रवक्ता कहते हैं 41 करोड़ मुद्रा लोन दिए। हिंदुस्तान में 26 करोड़ परिवार हैं, मतलब हर परिवार में 2, लगभग 2.25 मुद्रा लोन चले गए। तो ये आंकड़े कहां से लाते हैं, हमें सोर्स नहीं मिला है अभी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उन्होंने कहा 4 करोड़ लोगों को घर दिया। अभी 2 घंटे पहले इनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे थे 3 करोड़ लोगों ने घर दिया। मोदी जी एक सदन में आके कहते हैं 11 करोड़ लोगों को नल मिल गया, दूसरे सदन में जाके कहते हैं 14 करोड़ लोगों को नल मिल गया। तो मतलब 26 करोड़ परिवारों में से 14 करोड़ लोगों को नल इन्होंने दे दिया। मतलब कहां से ये आंकड़े लेकर आते हैं। इतना तरक्की किया, इतना विकास किया कि 86 रुपए में आज डॉलर मिल नहीं रहा है। और जिस तरह से पेट्रोल 100 के पार है। अब तो हम जानना चाहते हैं भाई, 1 महीना हो गया, अब गंगानगर का पेट्रोल, शायद डीजल सस्ता हो गया होगा राजस्थान में। तमाम मीडिया के साथी हमसे यही सवाल पूछते थे कि वहां पर 2 रुपए महंगा क्यों है। 1 महीना हो गया, अब तो सस्ता हो ही गया होगा। तो ये तमाम जो बहकाने वाले मुद्दे हैं उनको ये लेकर आते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं
कि 35,000 बच्चों ने पिछले एक साल में संसद पर दिया गया जवाब है कि किस तरह से सुसाइड किया है। हमें ये नहीं बताते हैं कि एनएचएआई के ऊपर कर्जा कितना बढ़ गया। एनएचएआई के 1100 कुछ टोल थे, आज 3700 कुछ टोल हो गए, और हर टोल पे जहां 30-35 रुपए टोल कटता था, आज 100, 125 और 150 रुपए टोल कटता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जिस तरह से इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, उसके ऊपर कहीं चर्चा नहीं है। मुझे लगता है कि बिजली के जो आंकड़े भी हैं वो तमाम गलत हैं। इन्होंने कहा कि अब सब गांवों में बिजली पहुंच गई है। अरे भाई, 9 साल आपकी सरकार को हो गए। 2014 में 18,500 गांव ऐसे थे जिनमें बिजली नहीं थी। 7 लाख गांव हैं। 7 लाख गांव में हमारे, अगर आप 56-57 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो प्रति वर्ष लगभग 12-13 हजार गांवों में हमने बिजली दी, और आपने 9 साल में 3,000 में भी नहीं दी। तो उसके इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। के बाद आप कहते हैं कि बिजली हमने पहुंचा दी, आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, उसके बाद भी आपका आंकड़ा हमसे नीचे है। तो जब आंकड़ों की बात आएगी तो यह भी पूछा जाएगा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव के बीच में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलेगा, इसकी घोषणा करनी पड़ती है। क्या ऐसी मजबूरी होती है कि 2,000 रुपए जो किसान सम्मान निधि है वो उसी समय पर डालनी पड़ती है। मुझे लगता है कि आज किसान की आमदनी मोदी जी के अनुसार तो डबल से ज्यादा हो जानी चाहिए थी, 2022 में डबल होनी चाहिए थी। वो 32 रुपया प्रति व्यक्ति किसान से घटकर वो 27 पर क्यों आ गई? हम तो पूछना चाहते हैं 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या के आंकड़े एनसीआर भी क्यों नहीं दे रहा है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हो रहा है? केवल और तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? केवल हवाई पुलंदा पूरा दिखाकर और उसको स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज एनएचएआई के ऊपर कितना कर्जा है? सुधांशु भाई तो सांसद हैं, लगभग 13 गुना कर्जा एनएचएआई के ऊपर बढ़ा है। क्या उसको कौन भुगतेगा भाई? 2,05,000 करोड़ का कर्जा देश के ऊपर हो गया। आईएमएफ आपको चिता रहा है, जिस आईएमएफ की आप बात कर रहे थे, और उसके बाद भी बेरोजगारी दर हाईएस्ट क्यों है? 10 से ज्यादा करीब क्यों जा रही है बेरोजगारी दर? और तमाम वो राज्य जहां पर आपकी सरकार है, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर क्यों है? क्यों नहीं लोगों को रोजगार मिल रहे हैं? एसएससी और यूपीएससी और तमाम एग्जाम्स की क्या हालत है? हम तो उम्मीद करते हैं पेपर जांच के ऊपर भी, पेपर लीक के ऊपर भी आपने पूरी तमाम संस्थाएं अब लगा दी होंगी पीछे, और एफआईआर हो गई होगी उसके ऊपर। केवल आप गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। राजस्थान की तमाम योजनाएं बंद कर दी हैं। 3100 रुपए में अब वहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर धान खरीदी हो रही होगी। भूपेश बघेल जी ने कहा अभी 3 दिन पहले कि 2185 पे ही खरीदी हो रही है अभी। तो तमाम झूठ बोलकर आप आते हैं और 2024 में जनता आपको ठीक है, जवाब दीजिए इसका सुधांशु। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखिए मुझे लगता है मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, उनमें से सेलेक्ट करके जहां पर इनको कंफर्टेबल लगा केवल उनकी बात की। मैंने कहा कि अगर इतना बहुत अच्छा विकास हो रहा है तो कोई भी मैक्रो माइक्रो कोई भी इंडिकेटर आपके पक्ष में या देश के पक्ष में क्यों नहीं है? देश के ऊपर कर्जा बढ़ा के नहीं बढ़ा? क्या 205 लाख करोड़ कर्जा बढ़ा के नहीं बढ़ा? ये सच है कि नहीं है? क्या आईएमएफ ने ये नहीं कहा कि ये एक चेतावनी है और ये बिल्कुल एक बॉर्डर लाइन है, इससे ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं वो घातक होगा? तमाम मीडिया के माध्यम से ये चीजें सामने आई हैं, लेकिन वो आपके शायद सूट नहीं करती है, इसलिए आप मुझसे चिट्ठी मांग रहे हैं। और तमाम मीडिया के चैनल्स ने भी इसको दिखाया है, यहां तक कि आज तक ने भी, मुझे जहां तक याद है, दिखाया है। सुधांशु जी एकदम छोटा सा, मुझे राजीव जी के पास जाना है, छोटा सा एकदम छोटा सा, बस एक लाइन में। वैसे एक कर्जा है, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, इसलिए बताना पड़ता है। जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे, जिसको ब्याज सहित 2026 में चुकाना है, क्योंकि इन्हें तो पता था 2026 में सरकार नहीं रहेगी, पर हमारी सरकार रहेगी, इसलिए उसके लिए वो भी कर्जे में इंक्लूडेड है और वो हमें बचा के रखना है कर्जा चुकाने के लिए 2026 में। चलिए ठीक है, अब मुझे आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? पता है आलोक जी, आप जवाब देना चाहेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। राजीव जी आपके पास आते देता हूं। सबसे पहले तो चाहूंगा, ऑयल बॉन्ड्स अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से शुरू हुए और ऑयल बॉन्ड्स का केवल ब्याज का 3500 करोड़ इस सरकार ने कुछ चुकाया है, आज तक कोई पैसा नहीं चुकाया है। और अगर चुकाया हो तो मुझे चिट्ठी जरूर दिखाइएगा सुधांशु भाई। आप लोग को ऑयल बॉन्ड्स के नाम पर केवल प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते हैं। इसके आगे ऑयल बॉन्ड्स का आपके पास कोई ना यूज है ना सॉल्यूशन है। देखिए, अब सबसे पहले तो मैं
चाहूंगा कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि पढ़ लिख करके आना चाहिए, और चूंकि वो शालीन प्रवक्ता है इसीलिए मुझे ऐसा लगता है ऐसे शब्दों से उन्हें भी बचना चाहिए। मैं उनसे ही पहले 400 सीटों का जो इनका दावा है, मैं इनसे पूछता हूँ पंजाब में 13 सीटों पर ये कहां पर ये 50% वोट शेयर ला पाएंगे। ये केरल की जो सीटें हैं, ये तमिलनाडु की जो सीटें हैं, ये तेलंगाना की जो सीटें, आंध्रा की सीटें, मुझे लगता है देखिए ये जो कुछ ये कहते हैं उसका जवाब इनके पास नहीं होगा। ये कहां से बंगाल में 50% वोट लाएंगे, ये बिहार में कहां से लाएंगे, ये उड़ीसा में, ठीक है उड़ीसा में ये दूसरे नंबर पर है, बिहार में उसके बाद आज की तारीख में आपके पास केवल 30% वोट शेयर है आपके और एलजेपी और जो आपके एक दो साथी हैं उनको मिला करके, दूसरी तरफ 68 से 70% का वोट शेयर है। इसलिए इतना बड़ा फर्क नहीं आएगा। बंगाल में आप पूरी लड़ाई में खुद को बचा लीजिएगा, बड़ी बात होगी। इसलिए पहले तो ये 400 सीटों के दावे को, इसको कुछ दिनों के लिए डब्बे में बंद कर देना चाहिए आपको। इसमें यू आर राइट ब्रो, दम नहीं है। और ऑयल बॉन्ड को लेकर के आपने तो देश की जनता के जेब पर इतना बड़ा प्रहार किया। 30 लाख करोड़ रुपए आपने केवल सेंट्रल एक्साइज के टैक्सेस के जरिए आपने जुटाए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आप ऑयल बॉन्ड्स के 3500 करोड़ रुपए जो आपने बाजाबता ब्याज का चुकाया उसका हवाला देने की आपको जरूरत है। और एक बात बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से खुद किनारा रखा है और उन्होंने असहमति जाहिर की। स्टालिन का बयान दयानिधि मारन के बाद आया है, और मैं कांग्रेस के बयान के साथ हूं। आलोक जी ने जो कहा, इंडिया गठबंधन चूंकि हिंदुस्तान की विविधताओं में एका की जो तस्वीर है, इंडिया उसका सही अर्थों में उसको सिंबलाइज करता है, इसलिए कि इसमें अलग अलग जो रीजनल फोर्सेज हैं, नेशनल पार्टी है, लेफ्ट का इसमें पूरा का पूरा फ्रंट है, तो कई सवालों पर अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी ये हम लोगों ने ऑन रिकॉर्ड बिहार के अगर अखबारों के पन्ने अगर देखेंगे तो यहाँ आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस ने सबने उनके बिहार को लेकर के कुछ बयान उनके नेताओं के थे, उस पर उनको कहा सनातन धर्म। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सवाल जरूर पूछिएगा इनसे कि इनके एनडीए, सो कॉल्ड एनडीए, जिसको हम कह सकते हैं जिसकी बुनियाद रखने वाले 3 दल इनके साथ नहीं है, अब ये अकेले बचे हैं। जो इसके बाद असली नकली जैसे भी दल इनके साथ आए, क्या उनकी कभी कोई बैठक हुई है, कभी कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी है? 400 सीटों का आपने लक्ष्य रखा है, ठीक है, और उनके इसका साथ जवाब उनसे लेते हैं। राजीव जी, एक आखिरी प्रश्न है आपसे, एक आखिरी प्रश्न है, नाराज तो नहीं होइएगा, पूछ लूं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल बहुत भड़क जाते हैं सब डिबेट में, सवाल पूछने के पहले भी 10 चीज सोचना पड़ता है। राजीव जी, ऐसा कहा जा रहा है कि ललन सिंह जी आरजेडी के करीबी होते जा रहे हैं, जैसा एक वक्त पर आरसीपी सिंह साहब पर शक हो गया था ना नीतीश बाबू को कि बीजेपी के करीब हो गए हैं, तो उनको लेकर नाराज हो गए। ऐसा ही कुछ लग रहा है, वो कह रहे हैं कि शायद आरजेडी के करीब हो रहे हैं, मुंगेर में इस बार साथ आरजेडी का मिल जाए, और ये सब इस चक्कर में उनको साइडलाइन कर रहे हैं, वापस बीजेपी की तरफ नीतीश कुमार देख रहे हैं। ऐसा कई हलकों में बातचीत हो रहा। मैं सिर्फ आपसे प्रश्न कर रही हूं, सच जानने के लिए आपको बुलाए हैं, क्या फिर पुनः बीजेपी के साथ जाने की सोच रहे हैं नीतीश बाबू? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अंजना जी, मेरा जवाब भी पूरे धैर्य से सुन लीजिएगा। आपने काफी वक्त सभी प्रवक्ताओं को दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी वर्किंग है वो दिलचस्प। इनका जो आपने कहा ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ये तमाम चीजें, सोशल मीडिया इनकी ताकत है और उस ताकत का भरपूर दुरुपयोग ये करते हैं। ये खबरों को प्लांट कराते हैं, उस पर अपने नेताओं की प्रतिक्रियाएं दिलवाते हैं, एक छद्म काल्पनिक टकराव हर दल के अंदर ये तैयार करते हैं। लेकिन ये कभी जवाब नहीं देंगे कि इनके यहाँ नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी, शिवराज सिंह चौहान जी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी का जो वीआरएस इन्होंने प्लान कर लिया है, उनका कोई असर होगा या नहीं होगा इनके पूरे चुनाव पर। लेकिन ये सवाल इनसे कभी कोई पूछ नहीं रहा। मुझे लगता है ये जनता खुद पूछ लेगी आने वाले समय में, और उनके कारनामे बता देंगे। और वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में तो वो दिखा है साइड इफेक्ट,
इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।